स्वागत है सभी का फ्यूचर पीसीएस में। मैपिंग की क्लास 13 में हम लोग एशिया के राजनीतिक मानचित्र का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया पढ़ेंगे। यह सीरीज यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पश्चिमी एशिया को हम लोग को पढ़ना है। तो पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, किन किन देशों का अध्ययन करना है, और इसके साथ इसी पार्ट में हम लोग मध्य एशिया का भी अध्ययन करेंगे। मध्य एशिया में ऐसा कुछ खास नहीं रहता है, कुछ शहर हैं और लोकेशन इंपॉर्टेंट है, उनकी राजधानियाँ इंपॉर्टेंट है। सीधे राजधानी से हर साल प्रश्न पूछ लेता है। देखिए यहाँ पे मध्य एशिया है, ठीक है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 देश हैं, ठीक है। इसके अलावा मध्य एशिया में अगर देखें हम लोग, तो मध्य एशिया में हम इधर ईरान है, फिर ये 3 देश जिनको हम लोग काकेशस देश भी कहते हैं, अजरबैजान, आर्मेनिया तथा जॉर्जिया, ठीक है, जो काला सागर को कैस्पियन सागर से जोड़ रहे हैं, एक तरह से यूरोप और एशिया को अलग भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर है इराक, फिर अरब प्रायद्वीप पे अगर आ जाएं तो सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, फारसी खाड़ी में ही है। फिर हमको यूएई मिलता है, ओमान, यमन। फिर अरब प्रायद्वीप से निकले अगर, तो फिर हम लोग पश्चिमी एशिया में आ जाएं, ठीक है, जिसको मिडिल ईस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को जॉर्डन मिलता है, फिर इज़राइल मिलता है, लेबनान मिलता है, सीरिया। फिर हम लोग अगर बॉर्डर पे आएँ एशिया और यूरोप के, तो टर्की मिलता है हम लोग को। तो इतने देशों को हम लोग को पढ़ना है पश्चिमी एशिया में, और फिर मध्य एशिया के जो 5 देश मैंने बताया उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग टर्की से ही स्टार्ट करेंगे। तो टर्की जो देश है, वो देश आप लोग देख ही रहे हैं, इसका विस्तार जो है, जैसे रशिया का विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है, वैसे ही टर्की का विस्तार भी यूरोप में भी है और एशिया में भी है, ठीक है। तो वैसे तो अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इसका 2% विस्तार ही यूरोप में है, 98% ये एशियन कंट्री है। लेकिन जिस हिस्से का विस्तार यूरोप में है, उस पर एक शहर है जिसको हम लोग कहते हैं इस्तांबुल, ठीक है। इस्तांबुल एक शहर है जिसे कहते हैं यूरोप का प्रवेश द्वार, ठीक है। इस्तांबुल एक फेमस शहर है जो उस पार्ट में स्थित है जो यूरोपीय टर्की कहलाता है। इसके बीच में सी ऑफ मरमरा है। जब हम लोग यूरोप का प्राकृतिक पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि 2 जल संधियों से हम लोग मरमरा सी से काला सागर, मतलब एजियन सी, यहाँ एजियन सी है, एजियन सी से काला सागर जाने के लिए हम लोग 2 जल संधियाँ और एक सी पार करते हैं, एक सागर पार करते हैं, ठीक है। वो वीडियो नहीं देखा है तो देखा ही एक बार, क्रम से चल रहा है तो रिलेट करेगा एक दूसरे से। फिर टर्की की राजधानी अगर देखें हम लोग, तो टर्की की राजधानी अंकारा है। टर्की जो है अपने प्राकृतिक अवस्थिति और अपने पर्वत, इन सब चीज़ों के लिए, और वहाँ पे एक झील है, उस सब चीज़ के लिए जाना जाता है। और टर्की के जो शहर हैं वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ शहरों को देखेंगे इसमें भी। देखिए यहाँ पे एक झील स्थित है, उसका नाम है वान झील। ये देखिए इस पार्ट में स्थित है, वान झील है। ये संसार की सबसे खारी झील है, 330 ग्राम, या जिसको प्रति 1000 कहते हैं हम लोग, लवणता का मापक है। ये वान झील सबसे खारी झील है, मैक्सिमम खारी झील है, ठीक है। इसके अलावा जो दजला और फरात नदियाँ हैं वो टर्की से ही निकलती हैं। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग पार्ट में अलग अलग पर्वत और एक पठार है। जैसे एक पर्वत है यहाँ पे जिसका नाम है पॉन्टीन पर्वत, यहाँ पे विस्तार है इसका। फिर एक पर्वत है टॉरस पर्वत, ठीक है। और ये टर्की की जो राजधानी अंकारा, ये पूरा हिस्सा जो है ये अनातोलिया के पठार पे स्थित है, ठीक। वास्तव में ये जो आर्मेनिया है, यहाँ पे एक ग्रंथि है, गांठ है, और उसी से निकले हुए पर्वत, ये हम लोग एशिया के प्राकृतिक वलय में देख चुके हैं। अब अगर शहरों को देखते चलें तो इम्पॉर्टेंट शहर एक इज़मीर है यहाँ पे। इज़मीर जो घाटी है वो अनातोलिया के पठार के पश्चिम में स्थित है। और ये घाटी किसके लिए जानी जाती है, तो ये घाटी जानी जाती है अफीम के लिए, ठीक है, अफीम के लिए जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे खजूर की खेती होती है तथा औद्योगिक क्षेत्र भी ये है, ठीक है, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय वाले हिस्से में पड़ता है, तो यहाँ पे उद्योग का विकास हुआ है, ठीक है। टर्की जो देश है उसको एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, ठीक है। और ये कृषि और पशुपालन के लिए जाना जाता है। अब पशुपालन के क्षेत्र में यहाँ एक बकरी पाई जाती है, वो उसका नाम है अंगोरा बकरी, आप लोग नाम सुना होगा। उससे मोहेर ऊन की प्राप्त की जाती है, जो अत्यंत कीमती और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी उच्च दाम पे बिकने वाला एक ऊन है, ठीक है। इसके अलावा अगर फसलों की बात करें तो यहाँ पे जैतून, अंगूर तथा अंजीर की खेती होती है, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊपर वाले दोनों फसल हैं वो किस जलवायु के हैं, तो वो भूमध्य सागरीय जलवायु के हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि बगल में भूमध्य सागर है तो भूमध्य सागरीय जलवायु के होंगे ही। प्राकृतिक वाला पढ़ के इसीलिए आना रहता है कि आप जलवायु और देशों को रिलेट करके वहाँ की फसल और उद्योग के बारे में भविष्यवाणी कर दें एक तरह से, ठीक है। तो वैसे ही भूमध्य सागरीय जलवायु अगर है यहाँ पे, तो फिर
जैतून की खेती, अंगूर की खेती और अंजीर की खेती। देखिए 84% लगभग जैतून, 80% अंगूर और 70% अंजीर एशिया के लिए टर्की ही पैदा करता है। ठीक है, एशिया में और कहीं भूमध्यसागरीय जलवायु पाई ही नहीं जाती है, तो ये चीज़ें और कहाँ हो ही सकती हैं। ठीक है, टर्की ही ऐसा देश है जहाँ भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट में पाया जाता है, लेकिन वो प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टर्की के बारे में कुछ और जानना हो। अब देखिए यहाँ पे एक अडाना शहर भी है, वो भी उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग स्किप करेंगे उसको। आगे चलते हैं अगले देश में। टर्की से नीचे हम लोग जिसको हम लोग कह रहे हैं मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया, उसमें सबसे पहला देश हम लोग को सीरिया मिलता है, लेबनान है, इजराइल है और जॉर्डन है। इन 4 देशों को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। इन 4 देशों की आपस में जो सीमाएं लगती हैं, इनसे कम 4 से 5 क्वेश्चन 4 से 5 अलग अलग वर्ष में पीसीएस में आरओ में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बाउंड्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के लिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसी के लिए झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब लेबनान पहला देश है जिसकी सीमाएं देखते हैं, उससे पहले सीरिया की देख लेते हैं। सीरिया की सीमा लग रही है इधर टर्की से, फिर पूर्व में लग रही है इराक से, फिर नीचे है जॉर्डन से, फिर इजराइल और लेबनान। कुल 5 देशों से सीमाएं लग रही हैं। ठीक है, तो ये 5 देश आप याद रखेंगे। क्लॉकवाइज देखें तो इधर लग रही है टर्की से, ठीक है, फिर इधर है इराक, फिर जॉर्डन, फिर इजराइल, और इजराइल देखिए यहाँ पे, और ये लेबनान है। ठीक है, ये 5 देशों की सीमाएं सीरिया से लग रही हैं। सीरिया के बारे में और कुछ इतना नहीं जानना है। देखिए ये ऐसा एरिया है जहाँ निरंतर वॉर होता रहा है, लेकिन यहाँ का पॉलिटिकल मैप शहरों और उद्योगों की वजह से नहीं, बाउंड्रीज़ की वजह से जाना जाता है। इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें अपने इंपॉर्टेंस में आ जाती हैं, जिसको देखना रहता है। अब इसकी राजधानी है दमस्कस, जो कि एक पोर्ट नहीं है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, सीरिया का एक हिस्सा है जिसको कहते हैं गोलन हाइट्स। ठीक है, जब वॉर हो रहा था, जब इसराइल और अरब कंट्रीज़ में वॉर हो रहा था, तो सीरिया ने इसराइल के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। उस दौरान गोलन हाइट्स पे इसराइल ने कब्जा कर लिया था। सीरिया के इस पहाड़ी पे इसराइल का कब्जा अभी भी है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो दोनों के बीच में विवादित है। विवादित क्या है, वो सीरिया का क्षेत्र था, लेकिन अब उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया था। अब ये दोनों के बीच में एक तरह से विवाद का विषय बना हुआ है, इसलिए इस पर एक प्रश्न भी पूछा गया था। ठीक है, तो गोलन हाइट्स याद रखें कहाँ पे है, तो ये सीरिया इसराइल के बीच में है। ऐसे पूछे तो ये पहले सीरिया का हिस्सा था, इस समय इस पर इसराइल का कब्जा है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं लेबनान पे। तो लेबनान जैसे सीरिया का भी भूमध्य सागर से किनारा लग रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये लैंडलॉक्ड नहीं है। ठीक है, लेबनान जो है ये भी एक कोस्टल कंट्री है। ठीक, इसकी राजधानी बेरूत एक ओपन पोर्ट है। ठीक है, ओपन पोर्ट है मतलब यहाँ पे आप फ्रीली कोई भी चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका अपना एक वो तरीका है। इसे पश्चिम एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, या पूर्व का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है कि भूमध्य सागर के किनारे एक तटीय स्थिति होने के कारण एक खूबसूरत यहाँ पे क्लाइमेट है। दूसरे, ये सागर के तट पे जो एक तरह से वनस्पति और जलवायु का समूहन है, वो स्विट्ज़रलैंड की तरह लुक देता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सीमाएं किससे किससे लग रही हैं, तो ये 3 तरफ से, तो ये सीरिया से, मतलब एक तरफ से सागर से और इधर सीरिया से घिरा हुआ है, उत्तर और पूर्व में, तथा नीचे इसकी सीमाएं इसराइल से लग रही हैं, जो कि इसके लिए अभिशाप है। ठीक है, अब लेबनान के खिलाफ भी इसराइल ने उस मुहिम में कुछ दिक्कतें पैदा की थी। अभी जो लेबनान का एक ग्रुप है जिसको हिजबुल्लाह कहते हैं, तो वो और हमास जो फ़िलिस्तीन का ग्रुप है, वो दोनों मिल के इसराइल के खिलाफ एक तरह से डबल साइडेड वॉर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भी लेबनान की चर्चा बार बार न्यूज़ में रहती है, क्योंकि वहाँ पे आतंकी संगठन जो हिजबुल्लाह है वो इसराइल के खिलाफ हमेशा मारक रहता है। ठीक है, अब देखिए लेबनान जो है वो भूमध्यसागरीय जलवायु का एक देश है। ठीक है, तो वहाँ पे वो सभी चीज़ें पाई जाएंगी, उद्योग पाए जाएंगे जो भूमध्यसागरीय जलवायु के कारण आते हैं, जैसे शराब उद्योग हो गया और उससे बनने वाले साइट्रस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो लेबनान के बारे में हो गई। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें सीरिया लेबनान के बाद, तो इसराइल को देखते हैं। इसराइल की ही लैंड बाउंड्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो एक तरह से कॉन्फ्लिक्टेड है, जो एक तरह से विवादित है। ठीक है, इनमें गोलन हाइट्स हम लोगों ने ऊपर देख लिया था। जॉर्डन के साथ इसकी जो सीमा लग रही है, वहाँ पे वेस्ट बैंक एक जगह है, जो अब देखिए क्या है, इतिहास अगर समझे इसराइल का थोड़ा सा, तो ये देखिए ये इसराइल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऊपर लेबनान है, फिर इधर सीरिया है,
फिर ज़्यादातर हिस्सा जॉर्डन है, ठीक है, और फिर इधर मिस्र है, मिस्र का सिनाई है, सिनाई प्रायद्वीप, ठीक, ये मिस्र का हिस्सा है। अब देखिए इजराइल कोई बसा बसाया कंट्री तो है नहीं। इजराइल में क्या था, ये पहले देश ही पूरा फिलिस्तीन था, ये फिलिस्तीन देश था, जो कि एक अरब कह लीजिए ट्राइब है या अरब ओरिजिन है उनकी, ठीक है, फिलिस्तीनी जो है। अब यहाँ पे प्रवासी के रूप में इजराइल का आगमन हुआ, और जो यरूशलम है, यरूशलम को अपनी पवित्र धरती मान के यहूदियों ने यहाँ वापसी की पूरे विश्व से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने जब इनको धोखा दे दिया तो इन्होंने इधर वापसी की, और धीरे धीरे इधर की पूरी बाउंड्री खरीदते खरीदते इन्होंने इजराइल को अपना देश बनाना शुरू किया, और फिलिस्तीन सिमटते चले गए, एक हिस्से में और एक इस वाले हिस्से में, ठीक है, यहाँ वाले हिस्से में, ठीक है, और इधर वाले हिस्से में। अब ये जो जहाँ फिलिस्तीन सिमट गए हैं, ये दोनों हिस्सा और इधर यरूशलम जो इन दोनों की बाउंड्री पे स्थित है, ये पूरा एक विवाद बना हुआ है। तो जो ये हिस्सा जिसमें फिलिस्तीन अब रह रहे हैं वो है वेस्ट बैंक, उसको हम लोग वेस्ट बैंक कहते हैं, जिसकी सीमा किससे लगी हुई है, जॉर्डन से लगी हुई है, ठीक है, शॉर्ट में समझ रहे हैं। और एक और जगह जो मिस्र का किनारा है, वहाँ पे एक गाज़ा पट्टी है, यहाँ पे भी फिलिस्तीनी रहते हैं, ठीक है। अब यहीं से फिलिस्तीनी इसके इजराइल के खिलाफ एक तरह से छद्म युद्ध घोषित किए हुए हैं, ठीक है, ये छद्म युद्ध इजराइल के खिलाफ चलता रहता है। अब देखिए इजराइल के मैप पे वापस आए, तो ये था हमारा, ये रहा इजराइल, ठीक है। अब देखिए ये जो यरूशलम है, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है यरूशलम, ठीक है, ये वेस्ट बैंक और इजराइल, वेस्ट बैंक को फिलिस्तीन ही समझिए एक तरह से, तो वेस्ट बैंक और इजराइल के बॉर्डर पे स्थित है, जो कि पवित्र भूमि है किसके किसके लिए, ईसाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए तथा यहूदियों के लिए, ठीक है। तो अब देखिए गोलन हाइट, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी, ये तीनों जगह हम लोग को लोकेट करनी है। अब देखिए इसकी सीमा मिस्र से लगी हुई है, और इसकी सीमा जॉर्डन से, और गोलन हाइट्स तो सीरिया का था ही। अब देखिए वेस्ट बैंक या कह लें इजराइल और जॉर्डन के बीच एक सागर है, इसका नाम है मृत सागर। इजराइल इधर भूमध्य सागर से लगा हुआ है। कहाँ कहाँ सीमाएं लग रही हैं, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, 4 देशों से सीमाएं लगती हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यरूशलेम यहाँ की राजधानी विश्व तो नहीं मानता है, लेकिन खुद मतलब कुछ देश मानते हैं, जिसमें यूएसए ने भी जल्दी में कहा कि यरूशलेम को हम राजधानी मान रहे हैं, ठीक है। तेल अवीव एक शहर है जो कि यहाँ की मतलब राजधानी प्रशासनिक मानी जाती है। विदेशी लोग जो है तेल अवीव को ही राजधानी मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक हैफा शहर है, हाइफा जिसको कहते हैं, वो यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हुए देखते हैं। मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान से इसकी सीमाएँ लगती हैं। यहाँ अरब ओरिजिन के 16% लोग रहते हैं। अब जो यहाँ पे यहूदी रहते हैं, उनमें ओलीम और शबरस नाम के 2 अलग अलग ग्रुप हैं। ओलीम वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं, जबकि शबरस वो लोग हैं जो यहाँ पे जन्म लिए यहूदी हैं, ठीक है। यहाँ पे शराब उद्योग फेमस है क्योंकि भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ किबुत्जिम नाम की सामूहिक कृषि होती है, ठीक है। इजराइल अपनी आधुनिक कृषि तकनीक के लिए जाना जाता है। बहुत सारे देश इससे कोलैबोरेट करते हैं इसलिए कि उसकी कृषि और पानी के शुद्धिकरण की तकनीक सीख सकें। भारत भी उसमें से एक है। अब देखिए ड्रिप, स्प्रिंकल और फव्वारा सिंचाई के द्वारा ये आधुनिक खेती, जिसको हम लोग मॉडर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, कम पानी में कैसे खेती कर ली जाती है, वो इजराइल से सीखना चाहिए, ठीक है। हैफा यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है, ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अब देखिए जल जो ये प्राप्त करता है वो समुद्र से रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब उल्टा परासरण के द्वारा, ठीक है, वो प्राप्त करता है। और ये तकनीक जो है ये दुनिया में सबसे विकसित तकनीक है। ये इतनी महंगी तकनीक है कि इसको और देश अफोर्ड नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजिकल रूप से आगे है, इसलिए ये इसको अफोर्ड करता है, और समुद्र से ही पानी प्राप्त करता है। पानी की बड़ी दिक्कत है विश्व में, जिसके पास पानी के भंडार नहीं है वो जल्दी पानी भी खरीदेगा, ठीक है। रशिया और ऐसे देश जिनके पास ग्लेशियर हैं वो लकी हैं, ठीक है। और जो देश अभी लैंडलॉक्ड हैं खास करके, और अगर उनके पास पानी की कमी है तो फिर उनको पानी खरीदना है एक समय, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग इसराइल के। अगला देश हमको मिलता है जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन लगभग लैंडलॉक्ड है, थोड़ा सा इसका निकास यहाँ पे अकाबा की खाड़ी पड़ती है वहाँ पे। देखिए ये जो पतला सा हिस्सा है ये वाला, ये है अकाबा की खाड़ी, ठीक है, जो कि लाल सागर का ही हिस्सा है। अकाबा की खाड़ी में इसका एकमात्र बंदरगाह है जिसका नाम अकाबा है, जो प्रमुख शहर भी है यहाँ का। तो जॉर्डन की राजधानी है अम्मान, राजधानी ये शहर है।
अमृत सागर की सीमा जॉर्डन इजराइल या वेस्ट बैंक जॉर्डन के बीच में लगती है। जॉर्डन 90% ये मरुस्थलीय है, ठीक है। और भूमध्य सागर से इसकी सीमा नहीं लगती है, ये ध्यान देने वाली बात है। कभी क्वेश्चन बनाता है तो ये कंफ्यूज करता है। तो भूमध्य सागर से सीमा नहीं लगती है, इसको 7 पहाड़ियों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। मृत सागर के बारे में जानें तो ये अत्यधिक खारा है, मतलब वान झील के बाद खारेपन में दूसरे या तीसरे नंबर पर इसका स्थान आता है और अत्यंत गहरा है, लेकिन यहाँ पे कोई डूब नहीं सकता है। इसका नाम ही केवल मृत सागर है, क्योंकि खारेपन की वजह से सॉरी इसकी डेंसिटी इतनी हाई होती है कि यहाँ पे डूबा नहीं जा सकता है, ठीक है। आप इसमें अगर कूद भी जाएं तो तैरते रहेंगे, ठीक है, आधा डूब के तैरते रहेंगे। अब जॉर्डन की एक शहर है, एक पत्तन, इसका नाम अकाबा, ये प्रमुख बंदरगाह है और ये निकासी प्रदान करता है जॉर्डन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जॉर्डन के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो अगले देश पे चलेंगे। तो जॉर्डन के बाद हम लोग थोड़ा काकेशस कंट्री की तरफ चलते हैं, तो हम लोग पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मिलता है हम लोग को जॉर्जिया, ठीक है। जॉर्जिया जो है इसकी सीमा किससे लगी हुई है, तो जॉर्जिया इधर काला सागर से लगा हुआ है, ठीक है, काला सागर से लगा हुआ है। जबकि उत्तर में रशिया है, रूस है, नीचे टर्की है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है। इसकी सीमाएँ कैस्पियन सागर से नहीं लग रही हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की और फिर रशिया से इसकी सीमाएँ लगी हुई हैं और काला सागर से इसको रास्ता मिल रहा है, ठीक है। इसकी राजधानी है तिब्लिसी, ठीक है। जॉर्जिया में चियातुरा नाम की एक मैंगनीज की खान है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अलग पूछा नहीं है लेकिन ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे मोका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, ठीक। तो जॉर्जिया काकेशस पर्वत पे स्थित है और इसकी लोकेशन ध्यान रखिए, लोकेशन से ही क्वेश्चन बनेगा, शहरों से नहीं बनेगा, ठीक है। अगली कंट्री पे चलें तो आर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके बारे में क्वेश्चन बनता है, इसकी सीमाओं से क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो इसकी स्थिति जो है वो किससे किससे घिरा हुआ है, तो इसका बॉर्डर रशिया से लगता नहीं है, ये अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की से घिरा हुआ है और नीचे ये किस देश से लगा हुआ है देखते हैं, तो ये ईरान है, ठीक है। तो देखिए ईरान से नीचे लगा हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक, क्योंकि ये चीज़ें छुपी हुई हैं, छोटा बॉर्डर है, ठीक है, इसलिए ये ध्यान देंगे। तो आर्मेनिया 4 देशों से लगा हुआ है, इसकी राजधानी है येरेवान। इसके अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान में ज़मीन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट भी चलता रहता है, दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन है, भारत पाकिस्तान है, ठीक है। अब कौन पाकिस्तान है इसमें ये नहीं पता। जब दूर से हम लोग देखते हैं तो चीज़ें ऐसी दिखती हैं जैसे हम लोग अपने देश में जब देखते हैं तो हम लोग बायस्ड हो जाते हैं, चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अब आर्मेनिया के बाद चलते हैं अजरबैजान पे। तो अजरबैजान की बाउंड्री देखते हैं तो ऊपर रशिया से लगी हुई है, जॉर्जिया से, आर्मेनिया से और नीचे ईरान से लगी हुई है, ठीक है। इसके अलावा कैस्पियन सागर से इसकी बाउंड्री लगी हुई है, जबकि काला सागर से ये नहीं चिपकता है, ठीक है। अभी इसका जो शहर है और राजधानी है बाकू, ये जो है इम्पॉर्टेंट शहर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तेल खनन होता है, तेल खनन और तेल शोधन के लिए जाना जाता है, तेल शोधन के लिए जाना जाता है और इसकी राजधानी है। तो एक तरह से तेल का प्रतीक भी है बाकू, ठीक है। तो राजधानी तिब्लिसी, येरेवान और बाकू तीनों की याद रखेंगे और कौन किस लिए जाना जा रहा है, किसकी सीमाएं किससे लग रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसको कैस्पियन सागर को पार करेंगे तो हम लोग सीधे मिडिल ईस्ट, मतलब उसमें पहुँच जाएंगे, मध्य एशिया में पहुँच जाएंगे, मिडिल एशिया में पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर हम लोग कभी नहीं जाना है, अभी हम लोग पहले इधर के कंट्री समाप्त करते हुए तब उधर जाएंगे। अरब प्रायद्वीप पे देखें अगर तो इस पर इधर नीचे की तरफ 3 बड़े देश हैं, फिर यूएई है, फिर कतर है, फिर हम लोग अगर खाड़ी में देखें तो बहरीन नाम का एक देश है। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा देश है अरब प्रायद्वीप का उसको देखते हैं, जिसका नाम है सऊदी अरब, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, रियाद इसकी राजधानी है। इसके अलावा यहाँ पे एक दहरान नामक शहर है जो यहाँ की ऑयल इंडस्ट्री का हब है, ठीक है। ये सऊदी अरब की ऑयल इंडस्ट्री का प्रशासनिक केंद्र है, ठीक है। अब सऊदी अरब में ऑयल इंडस्ट्री है कहाँ कहाँ, तो इसके लिए एक लंबा लिस्ट है, देख लेते हैं एक बार। तो घावर फील्ड, सफ़ानिया, शायबा, रास तनुराह, ये चारों आप लोग स्पेशली याद करिए। और इसके अलावा जो चारों हैं उनको ऐसे याद कर लीजिए कि इनके आगे अल लगा हुआ है, तो अल कातिफ, अल दमाम, अल मुबारिस, अल हफूफ, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए, मान लीजिए कभी मिलान में ही आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके अगर हम लोग पश्चिमी तट पे चलें तो कुछ शहर मिलते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट शहर है जिद्दा। जिद्दा जो है सऊदी का एकमात्र बंदरगाह शहर है, ठीक है। इसके अलावा मक्का मदीना आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है, ये मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान है, धार्मिक शहर है। तो जो लोग मक्का मदीना आते हैं तो वो जिद्दा आते हैं, ठीक है, या तो अगर मान लीजिए रियाद के थ्रू
एयरलाइन से आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल का नाम है नजद। ठीक है, नजद मरुस्थल जो है वो हज यात्रियों से भर जाता है। ठीक है, इसलिए ये ऐसा मरुस्थल है जहाँ प्रवासी हज यात्री आके यात्रा के दौरान टिकते हैं। ठीक है, तो ये संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल बन जाता है नजद मरुस्थल। ठीक है, इसके नीचे रबल खाली है, जो अनइंटरप्टेड मरुस्थल का उदाहरण ये हम लोग प्राकृतिक वाले में देख लिए थे। ठीक है, रबल खाली नीचे देखे थे। अब मक्का, मदीना, जद्दा और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसकी सीमाएं किससे किससे लगी हुई हैं। तो अब देखिए, अरब, अकाबा की खाड़ी, जॉर्डन, इराक से लगा हुआ है, फिर कुवैत से लगा हुआ है, फिर कतर से इसकी सीमा लगती है, यूएई, ओमान और यमन। मतलब अरब प्रायद्वीप का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिससे इसकी सीमा न लगती है। ईरान से इसकी सीमा नहीं लगती है, और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के शत्रु भी हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में शत्रुता है और उनके बीच में बैलेंस बना के चलता है, उसी तरह सऊदी अरब और इसराइल दोनों ही एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी यूएसए के करीब है, इसलिए यूएसए भी इन दोनों के बीच में संतुलन बना के चलता है। वहीं सऊदी अरब ईरान के खिलाफ है और यूएसए भी ईरान के खिलाफ है, तो वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ हो लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सऊदी अरब। इसके नीचे चलें तो यमन है। यमन की राजधानी जो है, जिसको सना या साना कहते हैं, ठीक है, वो एक पोर्ट सिटी नहीं है, जबकि अदन नाम का एक पोर्ट है जो कि एक प्राचीन शहर है। पहले जब अंग्रेज यूरोपीय यात्री जाते थे तो वो भी अदन का एज अ पोर्ट यूज़ करते थे। उस दौरान अदन जो है यमन का हिस्सा नहीं हुआ करता था, बल्कि एक फ्री पोर्ट था, जिसका जो शक्तिशाली था, कुछ समय तक पुर्तगालियों के पास, अंग्रेजों के पास ऐसे अदन पे कब्जा लोगों का रहा है। ठीक है, इसके अलावा मुकासा नाम का शहर है। ठीक है, यमन में भी मोगा काफ़ी पाई जाती है, मोगा कॉफ़ी पाई जाती है। ठीक है, ये सब ऐसे हैं जहाँ पे कभी भी शांति नहीं रहती, ये सब हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और गृह युद्ध इन सब का शिकार होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हूती विद्रोही जो हैं वो इस क्षेत्र में समुद्री यात्रा या जल परिवहन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसी न्यूज़ पढ़िए तो वहाँ पे याद रखिए कि ये इसी क्षेत्र की घटना है। ठीक है, नीचे सोमालिया के डाकू पहले फेमस हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद फिर अभी यहाँ पे हूती एक्टिव है। ठीक, फिर ओमान को देखते हैं। तो ओमान की खास बात यह है कि जो हार्मुज जल संधि है ना, वहाँ पे ओमान का कब्जा है, ये ओमान की भूमि है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो हार्मुज जल संधि पे एक तरह से समझे तो हार्मुज के चेक पॉइंट पे ओमान स्थित है। इसकी राजधानी मस्कट एक पत्तन शहर है। ठीक है, अब यहाँ के शहरों में कोई ऐसा उद्योग डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, या तो तेल शोधन उद्योग होगा, नहीं तो ऐसा कोई और उद्योग नहीं है। ठीक है, नए टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, न इंजीनियरिंग न इलेक्ट्रॉनिक। ये तेल शोधनशाला भी दूसरे की मदद से ही, यूरोपीय कंट्री या यूएसए के ही तेल शोधनशालाएँ हैं जो यहाँ पे चलती हैं। ठीक है, अब चलते हैं यूएई के बारे में। तो यूएई देखिए दोनों तरफ स्थित है। ये अरब प्रायद्वीप का ऐसा देश है जो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी दोनों को टच करता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इधर ये ओमान की खाड़ी को टच कर रहा है इस वाले हिस्से में, और यहाँ ये फारस की खाड़ी को भी टच कर रहा है। ठीक, ये 7 शेख राज्यों का एक समूह है। ठीक है, ये अपने आप में कोई देश नहीं है, बल्कि शेख राज्य अपने आप में ऑटोनॉमी रखते हैं। ठीक, और उनका समूह यूएई कहलाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको अमीर भी कहते हैं या शेख कहते हैं। ठीक है, उसमें से अबू धाबी और दुबई सबसे फेमस है। शारजा को भी आप लोग जान रहे हो क्योंकि वहाँ पे अक्सर ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, क्रिकेट होता है और ऐसे बुक फेयर वगैरह होता है। ठीक, बाकी को नहीं जान रहे होंगे। तो अबू धाबी, दुबई और शारजा फेमस है। इसके अलावा अजमन, फुजैरा, रासल खैमा, उस्तल, कुवैत, ये 4 और शेख राज्य हैं। तो ये देखिए, अबू धाबी जो है वो पोर्ट भी है, और दुबई इसी तरह से एक पोर्ट भी, एक शेख राज्य भी है। ठीक है, तो ये दोनों एकदम हब है, किसके? ऑयल इंडस्ट्री के हब है। ठीक, दुबई इसके अलावा पर्यटन का भी हब है, और दुनिया में बहुत सारी संस्कृति के प्रवासी लोग यहाँ पे रहते हैं दुबई में। ठीक है, इसके अलावा बृहत्तम तेल शोधन केंद्र जो है वो बनियास नामक एक शहर में है, जो कि यहाँ का पोर्ट सिटी है। ठीक है, बनियास एक ऐसा शहर है जहाँ पे ये पूरे अरब प्रायद्वीप के तेल के लिए शोधनशाला का काम करता है। ठीक है, तो एक बृहद तेल शोधन केंद्र है। तो ये के बारे में इतना ही जानना था। इस फील्ड से क्वेश्चन कम आता है, इसलिए देशों पे हम लोग उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कतर की तरफ। तो अब देखिए, कतर और कुवैत एक दूसरे से कंफ्यूज होते हैं। कतर की लोकेशन देख लीजिए, कुवैत की लोकेशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कतर है और ये कुवैत है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। याद रखिए, कुवैत इराक के पास है और कतर जो है वो
नीचे लगा हुआ है, फारस की खाड़ी के पास है, ठीक है। अब देखिए कतर एक प्रायद्वीप है जो फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है, इसकी राजधानी है दोहा, बस ये याद रखिए, राजधानी और कतर की पोजिशनिंग, ठीक है। इसके बाद एक देश हमको मिलता है जो द्वीप के रूप में है फारस की खाड़ी में, इसका नाम है बहरीन। बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन जो है वो पश्चिमी एशिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है, और अपने मोतियों के वृहद उत्पादन के लिए इसे मोतियों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। तो कभी बहरीन के बारे में अगर क्वेश्चन बन गया तो 2 लाइन बना सकता है कि इसे ये या तो ये बोल दे कि पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है, या कह देगा कि ये मोतियों के देश के नाम से जाना जाता है और ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। बस यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा, ठीक है। लोकेशन मैपिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोकेशन से सीधे जब प्रश्न बनते हैं तो आपको लगता है कि ये पढ़ाया नहीं गया है क्या, जबकि ये ध्यान देने वाली चीज़ है। अब हर सेंटेंस आपको नहीं पढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं कहूँ कि कुवैत के बारे में एक कथन कुछ और दे दे, ठीक है, जैसे ये कथन दे दे कि कुवैत में तेल शोधन के 2 केंद्र अल्जारा और बरगान है, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये तो पढ़ाया गया था। फिर बोल दे कि कुवैत जो है वो फारस की खाड़ी की जगह कुछ और बोल दे, बोले लाल सागर से लगता है, तो ये चीज़ तो आपको ध्यान देनी है ना कि किससे लग रहा है। लोकेशन दिमाग में बैठाना खुद का काम है, मैपिंग में ये चीज़ आपको हर लाइन के साथ जोड़ के नहीं बताई जा सकती है, ठीक है। तो कुवैत अब देख लीजिए कहाँ लगा हुआ है, फारस की खाड़ी से लगा हुआ है, और यहाँ पे अल्जारा और बरगान नाम के 2 तेल शोधन केंद्र हैं, ठीक है। इसके अलावा कुवैत की सीमा किससे लगी हुई है, तो कुवैत नीचे सऊदी अरब और उत्तर और पश्चिम में किससे लगा हुआ है, इराक से लगा हुआ है। देखिए यहाँ इराक से है और नीचे ये सऊदी अरब से है, जबकि पूर्व में फारसी खाड़ी से घिरा हुआ है, ठीक है। कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लग रही है, तो ईरान से सीमा नहीं लग रही है, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कथन बनाते समय आपको ध्यान में नहीं आएंगी कि ईरान से लग रही है कि नहीं लग रही है, इतना करीबी ये मामला है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो 2 जो इम्पोर्टेंट बचे हुए देश हमको देखना है वो है इराक और ईरान। इसके बाद हमारा जो वेस्ट एशिया है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इराक को देखते हैं, फिर ईरान को देखें। सबसे पहले इराक की अगर लोकेशन देखें तो देखिए किससे किससे घिरा हुआ है, थोड़ा छोटा करते हैं। तो इराक बहुत सारे देशों में घिरा हुआ है, ऊपर ये उत्तर में टर्की से तथा पश्चिम में सीरिया से, फिर पश्चिम में जॉर्डन से, फिर दक्षिण में सऊदी अरब से, कुवैत से और ईरान से इसकी सबसे लंबी बाउंड्री किससे, सऊदी और ईरान से, जिसमें ईरान से बहुत लंबी बाउंड्री है, ठीक है। देखिए ऊपर पूरा पूर्व में वो ईरान से घिरा हुआ है, ठीक है। किससे इसकी सीमाएं नहीं लग रही हैं, तो इसकी सीमाएं कॉकेसस कंट्रीज से नहीं लग रही हैं, रशिया से नहीं लग रही हैं, ठीक है, इजराइल से नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देनी है। और इधर किसी यमन, ओमान, कतर, यूएई किसी से नहीं लग रही है, केवल कुवैत से, ये छोटे से देश से लग रही हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इराक से, इराक में जो है ना, जो मेसोपोटामिया का मैदान है वो इराक में ही है, और ये सारे शहर जो हम लोग को दिख रहे हैं इराक के, वो इसी मैदान के शहर हैं, ठीक है। तो इराक जो है वो मध्य इराक जो है वो मेसोपोटामिया के मैदान से हरा भरा क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा तेल शोधन के लिए इसका ऊपरी हिस्सा जाना जाता है, जिसमें जो 2 सबसे बड़े केंद्र हैं उनका नाम है मोसुल और किरकुक, ठीक है। मोसुल, किरकुक ये दोनों बड़े केंद्र हैं। इसके अलावा बसरा या अल बसरा जो है, इसको अल बसरा भी कहते हैं, ये भी तेल शोधन का एक बड़ा केंद्र है। इसके अलावा कुछ और केंद्र हैं जो कि यहाँ पे लोकेट नहीं किया गया है, बल्कि इसको हम लोग लिख ले रहे हैं। तो इसके अलावा रुमेला और जुबैर नाम के 2 अलग अलग केंद्र भी हैं, ठीक है। इतने के बाद कुछ बचता नहीं है जो हम लोग को जानना हो, ठीक है। तेल शोधन केंद्र खत्म हो जाते हैं इसी के साथ। अब देखिए ये जो बगदाद है, दजला फरात नदियाँ ये जो जाके मिल रही हैं बसरा के पास, ठीक है, उन्हीं के तट पे स्थित है, ठीक है। देखें अगर बगदाद को स्पेशली, तो जिसको हम लोग दजला और फरात कह रहे हैं उसको हम लोग टिग्रिस और यूफ्रेटस इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये टिग्रिस है और ये यूफ्रेटस है, ठीक है। तो ये दोनों नदियों का अपवाह मुख्यतः इराक में ही है, ठीक है। टर्की से निकल के ये दोनों सीरिया होते हुए इराक हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए तेल क्षेत्र देख लिया और ये देख लिया नदियों का क्रम। बगदाद प्राचीन शहर है, ठीक है। प्राचीन समय में ये अपने संस्कृति के लिए, अपने आर्किटेक्चर के लिए, अपने नॉलेज के लिए जाना जाता था। इसको कहते थे कि ये पूर्व का मतलब सबसे ज़्यादा ज्ञान का केंद्र है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे खलीफा की सत्ता डूबती है वैसे वैसे बगदाद का भी पतन होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। इसके अलावा एक शहर यहाँ पे है रमादी, ठीक, रमादी, बगदाद। तो ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था
कि सुन्नी त्रिकोण किसके किसके बीच है। तो ये बगदाद, रमादी और टिकरित के बीच में एक सुन्नी त्रिकोण है, जिसको सुन्नी जो इराक में ज़्यादातर इस्लाम के मानने वाले हैं वो सुन्नी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो अलग मत रखते हैं शियाओं से तो उनको बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं को लेके ये बना हुआ है, उनकी बसावट को, घनी बसावट को सुन्नी त्रिकोण से दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये था इराक। इराक की सीमा थोड़ी सी लगती है फारसी खाड़ी से, इसलिए यहाँ पे ये लैंडलॉक्ड नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। कभी बोल देगा कि ईरान लैंडलॉक्ड है, तो नहीं है, थोड़ा सा इसकी सीमा फारसी खाड़ी से लग रही है, ठीक। अब अगला जो इम्पोर्टेंट देश है और जनसंख्या की दृष्टि से जो वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है ईरान, उसको देखते हैं। ईरान का शाब्दिक अर्थ होता है आर्यों का देश, ठीक है। अब ये क्या है, ये शिया बहुल देश है, और इराक क्या है, वो सुन्नी बहुल देश है। वहीं अरब जो है, सऊदी अरब, वो भी सुन्नी है। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में मतलब कंपटीशन रहता है, ये दोनों एक दूसरे के शत्रु देश हैं, ठीक है। अब देखिए, ईरान पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। वैसे सऊदी अरब होगा, ऐसे जनसंख्या की दृष्टि से ईरान है, ठीक है। अब ईरान के बारे में क्या क्या जानना है, तो ईरान तेल क्षेत्र और प्राकृतिक गैस दोनों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ जो प्रमुख तेल क्षेत्र हैं उनके क्या क्या नाम हैं, तो यहाँ के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं अबादान, मस्जिद सुलेमान, करमनशाह इम्पॉर्टेंट है, अहवाज, इस्कवान, ठीक है। ये चारों तेल क्षेत्र ईरान के हैं, इसको नोट डाउन करना है और धीरे धीरे याद करना है, ठीक है। जिसमें अबादान सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मिलान के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मिलान के लिए कभी अबादान आ सकता है, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा, देखिए सिराज जो है वो प्राचीन समय में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, अपने शिक्षा और दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कभी आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है, ठीक है। तो सिराज हिंद का मतलब वहाँ से क्या आशय था, वहाँ से यही आशय था कि वो शिक्षा का केंद्र उस समय था, इसलिए उसको सिराज हिंद कहा जाता था। मतलब सिराज उस समय शिक्षा दर्शन के इतने वहाँ पे ज़्यादा लोग थे कि उस वजह से वो एक प्रतीक बन गया था, ठीक है। तो समझिए इतना ही आगे था। अब देखिए अबादान यहाँ हम लोग को मिल गया। अबादान क्या था, तेल क्षेत्र था, और क्या है, ये इराक और ईरान के बॉर्डर पे स्थित एक शहर है, ठीक है, फारसी खाड़ी के नज़दीक है, ठीक। इसके अलावा हारमुज के पास इसकी एक पोर्ट सिटी है जिसका नाम है बंदर अब्बास, ठीक है। बंदर अब्बास यहाँ की पोर्ट सिटी है, हारमुज के पास स्थित है। और क्या इंपॉर्टेंट है, ये ईरान का एक प्रमुख पत्तन है, ठीक है। इसके अलावा एक चाबहार पत्तन है जिसका भारत विकास कर रहा है, ये भी ओमान की खाड़ी में ही स्थित है। भारत चाबहार पत्तन के द्वारा मिडिल ईस्ट से अपना संबंध मजबूत करना चाह रहा है। इसके अलावा पेट्रोल आयात पर अपनी निर्भरता खत्म करने के लिए एक रास्ता तलाश रहा है कि रशिया, इस रास्ते से हम लोग रशिया से एक संपर्क बना पाए, ठीक है। यही दो चार चीज़ें, मिडिल ईस्ट, मध्य एशिया तथा रशिया, तीनों के लिए संपर्क मार्ग के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाह रहा है, ठीक है, ईरान का। और ईरान वस्तुतः ईरान अमेरिका का शत्रु है, रशिया का मित्र है, तो इस लिहाज से भारत के खेमे में ये फिट बैठता है, ठीक है। इसकी राजधानी तेहरान, इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए थे, तेहरान पोर्ट पे नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा कुछ और शहर हैं जिसमें इस्फान एक नाम का शहर है, ठीक है। और अगर कुछ ईरान के बारे में जानना हो, ये जान सकते हैं कि ईरान जो है वो तेल और प्राकृतिक गैस का भारत को निर्यात करता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें थी जैसे प्राकृतिक में, उसको हम लोगों ने देखा था, ठीक। जैसे यहाँ पे ऊपर एलबुर्ज है, ठीक है, एलबुर्ज पर्वत यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह माउंट देवबंद है, ठीक, जो इसका हिस्सा है। दस्ते कबीर, दस्ते लूट नाम के दो मरुस्थल है। इसके अलावा निचले हिस्से में जागरोस है, ठीक है। तो एलबुर्ज, जागरोस, दो पर्वत यहाँ पे स्थित है। एशिया के झीलों और एशिया के पर्वतों, पर्वत से तो क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है, लेकिन याद रखिए कि यहाँ से झीलों से क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले से, ठीक है। तो कहीं की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये था हमारा ईरान। इस लिहाज से अब हमारा लगभग कोई देश छूटा नहीं है इसमें, ध्यान दे एक बार, तो और कोई देश नहीं छूटा हुआ है। और चलते हैं, फिर हम लोग चलेंगे मध्य एशिया की तरफ, ठीक है। मध्य एशिया के देशों को अगर देखें तो इनमें कौन कौन से देश आते हैं, तो हम लोग पहले टिक मारते हुए चलते हैं। पहला देश जो है वो है कजाकिस्तान, ठीक है। दूसरा है उज्बेकिस्तान, तीसरा है तुर्कमेनिस्तान। ये तीन बड़े देश हैं। इसके अलावा दो छोटे देश हैं जिसमें किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये कुल 5 देशों के समूह को हम लोग मध्य एशिया कहा जाता है। मध्य एशिया कभी जो था वो रशिया के अधीन था, रूस के अधीन था, जब रूस यूएसएसआर हुआ करता था। लेकिन 90 के दशक में जब रूस का विघटन हो गया तो ये 5 देश आज़ाद हो गए। ये पांचों वस्तुतः क्या है, ये ट्राइब है, ठीक है। ये अलग अलग ट्राइब हैं, उन्हीं के नाम पे इनका वो भी है,
मतलब देश का नाम भी ट्राइब के नाम पे ही है, ठीक है। जैसे जो तुर्क ट्राइब है तो वो अपने देश का नाम तुर्कमेनिस्तान रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो उज्बेक हैं, ठीक, जब आप लोग पढ़ेंगे बाबर को पढ़ेंगे तो बाबर जिससे हार के आया था वो उज्बेक कम्युनिटी के थे, ठीक है। बाबर खुद भी उसी से बिलोंग करता था, लेकिन बाबर थोड़ा सा तो अलग था उनसे। तो उस दौरान उज्बेक, तो वो कौन से देश को बनाए हैं, तो वो उज्बेकिस्तान बनाए, ठीक है। इसी तरह जो कुर्ग हैं तो वो किर्गिस्तान बनाए, ठीक है। ठीक, तो कुर्ग या किर्ग कह लें, जो भी कहें, ठीक है। तो इस तरह से तो जो तजाकिस्तान, ऐसे करके उन्होंने अपने अपने ट्राइब के नाम पे अपना अपना स्टेट बना लिया है, ठीक। तो इनमें झगड़ा ना रहे आपस में, क्योंकि ट्राइब को ले आपस में बहुत झगड़ा रहता है, तो उसकी वजह से इन्होंने अपना अलग अलग कंट्री बनाया हुआ है। अब देखिए इसमें कौन सी कंट्री कैस्पियन सागर से लग रही है, पहला प्रश्न ये बन जाता है। तो इसमें कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन्हीं दोनों की बाउंड्री लग रही है, जबकि उज्बेकिस्तान इसमें एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। लैंडलॉक तो सभी हैं, कजाकिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, क्योंकि कैस्पियन सागर का निकास किसी खुले सागर में है नहीं, ठीक है। इनफैक्ट जो कजाकिस्तान है वो मैक्सिमम लैंड लॉक्ड है, मतलब सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देशों में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। लेकिन उज्बेकिस्तान जो है ना वो देशों से घिरा हुआ है, ठीक है, उसके पास वाटर बाउंड्री भी नहीं है कहीं पे, ठीक। तो कैस्पियन सागर से कौन कौन लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग कजाकिस्तान को देखते हैं। तो ये जाना कि ये मैक्सिमम लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब ये सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। और क्या, यहाँ पे एक तेल क्षेत्र है, उस तेल क्षेत्र का नाम है कारागांडा तेल क्षेत्र, ठीक है। सॉरी, कोयला क्षेत्र निकल जाता है, स्किप करता है। ये चीज़ें कभी कभी होती हैं तो लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि आपने मतलब करेक्शन है ये, वो करेक्शन नहीं रहता है, मेरे दिमाग में चल कुछ और रहा होता है, मुंह से निकलता कुछ और है, ठीक है। तो वो आप लोग अगर समझ पाएँ तो उसको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सच में करेक्शन रहे तो फिर बोलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोयला क्षेत्र, लेकिन मेरे दिमाग में भी कोयला चल रहा है, बोल तेल रहा हूँ, ठीक है। तो कारागांडा कोयला क्षेत्र है, ये क्या करता है, ये रशिया को, यहाँ से कोयला चला जाता है, रसिया का जो कुजबास है, ठीक है, इसी के ऊपर जो साइबेरिया में रशिया का कुजबास कोयला क्षेत्र है, वहाँ पे बाहर से यूराल से आ जाता है, यूराल से आता है लौ, ठीक है, और कुजबास से चला जाता है कोयला। तो कुजबास में खुद कोयला है, तो यहाँ पे कुजबास में क्या होता है, लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। एक शहर है नोवासिरबर्स्क, नोवासिरबर्स्क, जिसका विकास इसी से हुआ है। कारागांडा भी वहाँ पर अपना कोयला भेज देता है। जब हम लोग, अगर आप लोगों ने यूरोप वाला वीडियो नहीं देखा है तो यूरोप का राजनीतिक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इंपॉर्टेंट कोई वीडियो ही नहीं है, ठीक है। एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर ये इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। तो यूरोप अगर पॉलिटिकल नहीं देखें तो खूब सारी नॉलेज उसमें, उसमें कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं आपका, मैपिंग से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो ये था कारागांडा कोयला क्षेत्र। इसके अलावा एक प्लेस है जो रशिया ने इनसे उधार लिया है, लीज पे लिया है, उसका नाम है बैकनोर कॉस्मोड्रोम, ठीक है। ये क्या है, ये एक समझिए कि वो उपग्रह लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए एक स्टेशन है। ये कजाकिस्तान से रूस ने लीज पे लिया है, यहीं से स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था, ठीक है, स्पुतनिक 1 यहीं से लॉन्च किया गया था। आगे चलें, ऐसे ही जैसे फ्रेंच गुयाना में हम लोग दक्षिणी अमेरिका पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे भी एक स्पेस सेंटर फ्रांस का था, जहाँ से भारत भी यूज़ करता है उसको। अब अगर देखें कजाकिस्तान में एक वाटर बॉडी है और एक नदी भी जा रही है, इनफैक्ट दोनों नदियों को देख ही लेते हैं। तो ये दोनों नदियाँ हैं, पहले का नाम है सीरे दरिया, दूसरे का नाम है आमू दरिया। ये दोनों अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। अरब सागर की सीमा जो है वो कजाकिस्तान से और उज्बेकिस्तान से लगी हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, फिर पूछ सकता है कि अरब सागर की सीमा किससे लगी हुई है। अब अरब सागर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये पर्यावरणीय अध्ययन का विषय हुआ है, क्योंकि ये झील निरंतर सूख रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सीरे दरिया पे और अमू दरिया पे क्रमशः बांध बना दिए गए हैं, ऐसे कई सारे, ठीक है। अब बांधों की वजह से क्या हो रहा है कि ये नदी का पानी यहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहा है। जब नदी का पानी नहीं पहुँच रहा तो अरब सागर को ताजे जल की, मीठे जल की आपूर्ति हो नहीं पा रही, जिससे ये झील निरंतर संकुचित होती जा रही है, ठीक है। ऐसे गार्डा लेक इटली की है, वो सिकुड़ रही है। केन्या की जो लेक है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने वहाँ देखा था तुर्काना लेक, वो भी अब सूख रही है। तो दुनिया भर की ताजे पानी की झीलें जो सूख रही हैं
वो सूख तो रही ही हैं मानव के दुराचार से, लेकिन उससे क्वेश्चन भी बन रहा है, तो हम लोग को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, अब ये हो गया कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में और कुछ जानने को नहीं है। इसकी राजधानी सबसे ज़्यादा जानने वाली चीज़ है, और कुछ शहर अगर आप लोग याद रख पाएँ तो सबसे पहले कजाकिस्तान की राजधानी में लग रहा है लोकेट ही नहीं किया हूँ, तो उसको पहले बना के आप लोगों को दिखा देते हैं। इसकी राजधानी है अस्ताना, जो ऊपर स्थित एक शहर है। देखिए अपर पार्ट में ही है, बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी राजधानी अस्ताना है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है। मिलान के लिए पिछली बार यूपीपीसीएस में भी दे देता है और ऐसे आरओ एरो में पूछ लेता है, तो मिलान के लिए ये 5 देशों में कोई भी 4 देश उनकी राजधानियाँ दे देता है। अगला देश अगर हम लोग उज्बेकिस्तान देखें तो उज्बेकिस्तान किससे किससे घिरा हुआ है, तो उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान से, कजाकिस्तान से, मतलब जितने भी बाकी चारों कंट्री हैं उनसे उज्बेकिस्तान लगा हुआ है। देखिए इसकी सीमाएँ कहाँ कहाँ लग रही हैं, इधर भी लग रही है ऊपर कजाकिस्तान से, नीचे तुर्कमेनिस्तान से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो नदी जा रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं आमू दरिया, आमू दरिया अफगानिस्तान के पास से निकल रही है, फिर ये अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर बना रही है, फिर ये उज्बेकिस्तान का अफगानिस्तान से बॉर्डर बना रही है, फिर ये उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का भी बॉर्डर बना रही है, और फिर उज्बेकिस्तान होते हुए अरल सागर में जाके गिर जा रही है। कुछ शहर यहाँ पे हैं, उनको देख लेते हैं। पहले राजधानी देख लेते हैं। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है आपका ताशकंद। ठीक है, लेकिन लोग कन्फ्यूज जाते हैं समरकंद से। ठीक है, ताशकंद याद रहे। ठीक है, आगे समरकंद जो है वो एक शहर है जो कि जब मध्यकाल चल रहा था उस दौरान ये चर्चित था। ठीक है, एक तरह से बाबर के ओरिजिन के रूप में भी जाना जाता है समरकंद। ठीक, इसके अलावा एक शहर और है बुखारा, जो मध्यकालीन इतिहास का एक प्रसिद्ध शहर है। क्वेश्चन कभी कभी अलग एरा से इस एरा में खींच के आ जाता है। पिछली बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया था। 4 ये जो अभी इस बार हुआ है 2024 वाला आर जो लीक हुआ है पेपर, उसमें उन्होंने 4 वो ऑप्शन दिए हुए थे, और वो चले मध्यकालीन शहर थे, उनको इस समय लोकेट करना था कि इस समय वो किस किस देश में। उसमें ये सारे देश थे, जैसे समरकंद था, काबुल था, और ऐसे करके 4 थे, चारों नहीं याद आ रहे हैं। समरकंद लेकिन उसमें था शायद। ठीक है, एक और कोई शहर था जो मतलब प्राचीन था और वो अफगानिस्तान का शहर नहीं था। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को पुराने शहर को भी लोकेट करके देखना है कि अभी वो कहाँ पे, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी आए हैं वो सारे मध्य एशिया से ही आए हैं। ठीक है, आगे चलें तो हम लोग को तुर्कमेनिस्तान मिलता है। तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगी हुई है। इसकी राजधानी अशगाबाद। इसके अलावा कुछ जाना नहीं है विशेष इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे 2 कंट्री हैं, उन दोनों की राजधानी हम लोग को ध्यान देनी है। एक है तजाकिस्तान और एक है किर्गिस्तान। इन दोनों की सीमाएं चाइना से लगती है, ये ध्यान देना। देखिए चाइना से इसकी भी सीमा लगी है, इसकी भी सीमा लगी हुई है। भारत से किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री की सीमा नहीं लगी हुई है, केवल अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती है। ठीक है, तो बस हम लोग को राजधानी इनकी ध्यान देनी है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। इसी के साथ हमारा वेस्ट एशिया और मध्य एशिया खत्म होता है। ठीक है, आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, कम ही लोग देखते हैं, इतना सब्र किसी के पास नहीं है। सबको उपलब्धि तो चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए उतनी। ठीक है, तो चैनल अभी नया है, आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें पहले से ही जान रहे हैं। टेलीग्राम फ्यूचर पीसीएस 01 से है। चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई सुधार हो तो बताइए। बाकी जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।